सो चैप्टर 3 कंटिन्यू विद चैप्टर 3 इलेक्ट्रिक करंट। तो उसमें आज जो हमारा टॉपिक है सेल ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। ठीक है ना। देखिए सेल क्या होती है, आपने देखा होगा बैटरीज में, टॉर्चेस में वगैरह, वहां तो आप सेल लगाते हैं तो आपने देखी होगी। वो ड्राई सेल्स होती है, उनका टर्मिनल पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल होता है, वो भी आपने देखा होगा। दूसरी होती है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है ना। उसमें इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड्स होते हैं, वो हम बात करेंगे। तो सेल का पहले काम क्या होता है, तो व्हाट इज सेल? इट इज अ सिंपल डिवाइस to maintain a steady current in an electrical circuit। ठीक है, स्टेडी या डीसी करंट मेंटेन करने के लिए एक डिवाइस चाहिए, तो उस डिवाइस को हम सेल कहते हैं। बेसिकली जो सेल होती है, इट कंसिस्ट ऑफ एक कंटेनर होता है, उसमें एक सॉल्यूशन होता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करता है। मिसाल के तौर पर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, ये डिसोसिएट होता है जो टू केमिकल केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे इनटू आयंस, H पॉजिटिव आयंस एंड SO4 नेगेटिव आयंस। ठीक है ना, तो वो इसमें मूव करते हैं। तो यहां पर इसमें हम क्या डालते हैं, दो कंडक्टिंग रॉड्स, ठीक है ना, एक और दूसरी, इनको हम इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। ठीक, ये जो रॉड्स होती है इलेक्ट्रोड इनको कहते हैं, और ये बाहर से हम जोड़ते हैं, वो बाद में दिखाऊंगा। यहां से फिर सर्किट में जोड़ते हैं जिसमें जरूरत हो, जैसे प्रिंटर जलाना हो, फैन चलाना हो, कुछ कोई भी चलाना। ठीक है ना। अब देखिए इनसाइड द सेल होता क्या है। तो बेसिकली और सेल क्या कंसिस्ट ऑफ? एन इलेक्ट्रोलाइट इन विच आर डिप्ड टू इलेक्ट्रोड्स एंड आउटसाइड विच इज जॉइंट थ्रू, चलो मैं यहां दिखा देता हूं, टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। ठीक, यहां पर क्या होता है, या तो स्विच होता है कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, या डायरेक्ट तार लगा दें, इसको हम लोड रेजिस्टेंस कहते हैं। अब देखिए ये जो सल्फ्यूरिक एसिड के जो आयन होते हैं, वो ड्यू टू केमिकल एनर्जी वो मूव करते हैं इस इलेक्ट्रोलाइट में। ठीक, तो मिसाल के तौर पर ये जो हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन है, इसने मूव किया इस इलेक्ट्रोड को बिकॉज ऑफ इस प्रॉपर्टी, इस यहाँ ये मूव कर गया, तो ये जो इलेक्ट्रोड है ये लूज करता है इलेक्ट्रॉन, इसको न्यूट्रलाइज करता है, लेकिन खुद क्या बनता है, जब लूज करेगा तो ये पॉजिटिव बनता है। तो ये आयन्स आते रहते हैं, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव बिल्ड होके रहता है। ठीक, जो तो केमिकल एनर्जी। ठीक, इसी तरह से जो सल्फेट आयन्स होते हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन को एक्सेस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूज करते हैं, तो वो जब लूज करेंगे तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर बिल्डअप होता है बिकॉज ऑफ व्हाट, उसको कहते हैं हम केमिकल एनर्जी, एफ केमिकल। ठीक है, या ये केमिकल है बिकॉज ऑफ केमिकल फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर आता है, तो ये बिल्डअप होता है। तो एक टाइम आता है कि ये यहाँ पर इक्विलिब्रियम में रहते हैं, इक्विलिब्रियम होता है बिकॉज यहाँ पर जब जैसे यहाँ पर यह बिल्डअप होना शुरू हो गया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिल्डअप होता है बिकॉज पॉजिटिव नेगेटिव आपस में इलेक्ट्रिक करते हो, या उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें डेवलप होता है। तो उसके बाद इक्विलिब्रियम सेट होके तो एक पोटेंशियल बिल्डअप होता है। ठीक है ना, बात समझ में? तो ये जो यहाँ पर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, इसको हम कहते हैं कैथोड या पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है ना, पी। और यहाँ पर ये जो बिल्डअप होता है नेगेटिव चार्ज, इसको हम कहते हैं एनोड या नेगेटिव इलेक्ट्रोड एन। ठीक है, तो जब ये इक्विलिब्रियम होता है तो यहाँ पर एक सेटअप वोल्टेज होते हैं, उसके बाद कोई चार्ज नहीं कहता है, बाहर से हमने इसको स्विच ऑफ कर दिया है, इसको करंट यहाँ से बाहर नहीं जाने देते हैं। तो ये बेसिकली सेल होती है। ठीक है ना, ये सेल की कंस्ट्रक्शन होती है। ठीक है, अब हम करेंगे ईएमएफ की बात। ठीक है ना, व्हाट इज ईएमएफ? जैसे जब ये यहाँ पर मैंने अभी बोला कि ड्यू टू केमिकल फोर्स से डिसोसिएशन होते हैं, तो ये पॉजिटिव आयन जो है पॉजिटिव की तरफ जाते हैं,
और नेगेटिव नेगेटिव की तरफ, तो ये बिल्डअप होता है नेगेटिव। तो यहाँ जैसे ही जब यहाँ पर एक टाइम आता है, इतना बिल्डअप होता है, ये पॉजिटिव को रिपेल करता है, आने नहीं देता है, ये नेगेटिव को रिपेल कर, उतना चार्ज जहाँ बिल्डअप होता है इनको रिपेल करते हैं। तो एक सेटअप फील्ड होता है, तो उसके बाद ये वोल्टेज इसके दरमियान सेटअप होती है, एक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू व्हेन नो करंट इज ड्रॉन। तो ये जो सेल के इलेक्ट्रोड्स के दरमियान इक्विलिब्रियम के अंडर, कंडीशन के अंडर, व्हेन नो करंट इज ड्रॉन, जो ये वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रोड्स के दरमियान होते हैं, उसको हम ईएमएफ कहते हैं, ठीक है ना। सो व्हाट इज ईएमएफ? ईएमएफ जैसे मैंने कहा कि अभी जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है वहां पॉजिटिव वोल्टेज सेटअप होती है और यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज सेटअप होती है, ठीक है। तो नेगेटिव वोल्टेज, अब बाहर से कोई करंट I इज इक्वल टू 0 होती है, हम बाहर से कोई करंट नहीं लेते हैं, तो ये जो बिल्डअप होती है बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, ये पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम ईएमएफ कहते हैं, ठीक है ना। सो व्हाट इज ईएमएफ? ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखिए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये मिसनोमर है, असल में ये जो है एक पोटेंशियल है। पोटेंशियल आपको पता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है ना। तो ये पर यूनिट चार्ज अगर हम मान लें तो ये वर्क डन है, ठीक है ना, एनर्जी है, तो ये इसके यूनिट वोल्ट है, तो ये फोर्स नहीं है। तो पहले जब इसका मैकेनिज्म पता नहीं था लोगों को, तो उन्होंने इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का नाम दे दिया, ठीक। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है ना। द इलेक्ट्रो फोर्स, द पोटेंशियल डिफरेंस between positive and negative electrode of a cell in an open circuit, that is when no current is drawn. The potential difference between positive and negative electrodes of a cell in an open circuit when no current is drawn is called as EMF. F and is denoted by this symbol, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल है when do no current VP, और यहाँ है VN लेकिन माइनस, ठीक। तो जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है, तो उसको हम EMF लिखते हैं, दैट इज VP माइनस VN विच इज इक्वल टू VP प्लस VN, ठीक है। बात समझ में आई? तो ये EMF होता है। इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं, इट इज ऑल्सो डिफाइंड as the work done by a cell in moving a unit positive charge in one complete cycle, यानी वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये जो तो पर एक यूनिट चार्ज होता है 1 कूलम, वर्क डन पर यूनिट चार्ज बाय अ सेल इन मूविंग दिस यूनिट पर चार्ज इन वन कंप्लीट साइकिल। तो वन कंप्लीट साइकिल में क्या होता है, अभी जो मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए एक साइकिल कंप्लीट क्या होता है। देखिए एक साइकिल कंप्लीट क्या होता है, जैसे जब पॉजिटिव चार्ज यहाँ से आता है, ठीक, तो ये करंट स्टार्ट बहने लगती है, तो यहाँ से होके इलेक्ट्रोड, इससे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से नेगेटिव इलेक्ट्रोड से इनसाइड दिस इनसाइड द इलेक्ट्रोड टुवर्ड्स द दिस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और कैथोड, ठीक है ना। तो ये एक साइकिल में जब यूनिट चार्ज को जो वर्क डन होती है, तो उसको हम कहते हैं ईएमएफ, ठीक है ना। तो ईएमएफ का काम क्या है? ईएमएफ का काम है कि जो सर्किट है उसमें करंट कॉन्स्टेंटली ड्राइव करता रहे। असल में होता क्या है, असल में जो इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज से मूव नहीं करता, असल में इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आते हैं, क्योंकि लोअर पोटेंशियल पे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से चले गए, यहाँ आ गए, ठीक, तो यहाँ न्यूट्रलाइज करते रहे, ठीक है ना। अब जो इलेक्ट्रॉन है, तो जब ये न्यूट्रलाइज करेगा, तो यहाँ जो हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन है वो यहाँ आएगा, फिर से बिल्डअप करेगा, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ वो मेंटेन रहता है। हालांकि विद द टाइम वो कम होता रहता है, बिकॉज इट लूज जो केमिकल एनर्जी होती है वो खत्म हो जाती है, लेकिन तो यहाँ पर क्या होता है, ये हाइड्रोजन आयंस यहाँ आते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन है तो वो न्यूट्रलाइज होते रहते हैं ताकि ये मेंटेन रहे ईएमएफ। क्लियर? ओके, सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड ईएमएफ। तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं ईएमएफ को, कि इसका काम क्या है, चार्ज को लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल ले आना। देखिए
ये जो चार्ज है ये यहाँ पर देखिए, ये जो पॉजिटिव आयन है कहाँ आता है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन यहाँ से आते हैं। तो ये क्या है, यहाँ लोअर पोटेंशियल से जो हाइड्रोजन आयन आता है टुवर्ड्स द हायर पोटेंशियल, तो वर्क इज डन, दिस वर्क डन इज द ईएमएफ, ठीक है ना। तो वो किसकी एक्सपेंस से होता है, वो केमिकल एनर्जी की एक्सपेंस में होता है कि बैटरी आहिस्ता आहिस्ता एग्जॉस्ट होती रहती है, वो फिर मेंटेन ये ईएमएफ नहीं करते, फिर काम हो जाता है, ठीक है ना। सो ये हो गया ईएमएफ। तो ऐसे भी इसको समझ सकते हैं हम ईएमएफ को थोड़ा सा एनालॉजी में। देखिए अगर हमारे पास एक मोटर है, ठीक है ना, ग्राउंड पे, ठीक, ग्राउंड पे एक मोटर है, तो वो पानी लेता है एक बिल्डिंग में, ठीक, तो मोटर को काम करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी लगेगी या पेट्रोल लगेगा, डीजल लगेगा, तो यहाँ टैंक में लाया। अब ये हाइट पे है तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी आती है, तो वो किसने दी, इस मोटर ने। अब मिसाल के तौर पर पानी अब नीचे आने लगा, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ये खुद ही नीचे आएगा। तो मिसाल के तौर पर आप इसको मुझे और ऊपर ले आना साइकिल कंप्लीट करने के लिए, कंप्लीट सर्किट, तो मुझे फिर से मोटर ये काम करके देगा, फिर ऊपर ले जाएगा, फिर तो ये जो मोटर है ये यहाँ पर मोटर काम करता है, तो सेल यही काम करती है चार्ज को ले जाने में, तो वो वर्क डन करती है वही यूनिट चार्ज को मूव करने के लिए, ठीक है ना, वही है उसका ईएमएफ, ठीक है। अब उसके बाद है आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल आर से, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल क्या होती है, देखिए अब ये इलेक्ट्रोलाइट होता है सेल में, ठीक। अब मिसाल के तौर पर मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन यहां से आता है बिकॉज लोअर टू हायर पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रॉन को कहां जाना है, असल में यहां जाना है। अब किसके थ्रू जाना है, इस इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू। इलेक्ट्रोलाइट की अपनी जो रेजिस्टेंस होती है, ठीक, इलेक्ट्रॉन जाता है, या अगर हम बोले पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन जाता है, तो इस इलेक्ट्रोलाइट से, क्योंकि हर एक सबस्टेंस को अपनी रेजिस्टेंस होती है, तो इस सेल को अपनी इलेक्ट्रोलाइट को अपनी रेजिस्टेंस जो अंदर की होती है इन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट जो ऑफर करता है मूवमेंट ऑफ द चार्ज, उसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस आर कहते हैं। तो आर क्या होती है, इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। So what is internal resistance? The internal resistance of a cell is defined as the resistance offered by an electrolyte of a cell to the flow of the charge inside the cell, ठीक है। अब इंटरनल रेजिस्टेंस के बाद जो नेक्स्ट है हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल, दैट इज वी। देखिए ये सेल है, ये इसके इलेक्ट्रोड से, ये हो गया इसका इलेक्ट्रोलाइट, ये हो गया पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये हो गया नेगेटिव इलेक्ट्रोड। अब हम जब इससे बाहर से हम एक लोड लगाते हैं, लोड रेजिस्टेंस आर, ठीक है, ठीक है, एक लोड रेजिस्टेंस आर लगा दी। मिसाल के तौर पर पॉइंट ए है यहाँ पर, ये पॉइंट बी है। अब जब करंट स्टार्ट होती है, जब हम स्विच ऑन करते हैं, करंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, हम कहते हैं इसको क्लोज्ड सर्किट। दैट इज वी नो दैट V इज इक्वल टू आई आर और V बाई आर इज इक्वल टू आई। तो चूंकि ये फाइनाइट है, ठीक है ना, ओपन सर्किट में आर थी इनफाइनाइट, उस वक्त से जब इनफाइनाइट होगा तो आई जीरो होगी, लेकिन जब ये फाइनाइट करंट होगी तो करंट पास होगी इस डायरेक्शन में। नाउ एज पर ओम्स लॉ, यहां पर ये जो लोड है, चाहे बल्ब है, चाहे कोई और चीज है, मोटर है, फैन है, रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस है, तो यहां पर एज पर ओम्स लॉ पोटेंशियल ड्रॉप होगा V, that is equal to IR. So potential difference between these 2 points across the load resistance is called the terminal potential. Is called, how can we define now the terminal potential? So in a closed circuit, when current is drawn, that is current is not equal to zero, the potential difference between the terminals, between the in a closed circuit, when current is drawn, the potential difference between the terminals of a cell is called terminal
पोटेंशियल डिफरेंस, उसको हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है ना। सो इसका यूनिट भी वोल्ट है। तो ये जो यहाँ पर ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी ये टर्मिनल पोटेंशियल वी होगी, ठीक है ना। अब हम रिलेशन निकालेंगे टर्मिनल पोटेंशियल की और करंट और ईएमएफ वगैरह की, ठीक है ना। सो अब रिलेशन कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। जैसे करंट अब यहाँ से स्टार्ट होती है ए टू बी एन टू मिसाल के तौर पर यहाँ पर सी, एन टू सी टू मिसाल के तौर पर डी, डी टू एन, हो गया एक कंप्लीट साइकिल, ठीक। अब देखिए यहाँ करंट की डायरेक्शन ऐसे है, ठीक। यहाँ करंट की डायरेक्शन इनसाइड इलेक्ट्रोड अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है ना, इसके अपोजिट। तो यहाँ पर चूंकि इंटरनल रेजिस्टेंस है तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, आई आर, ठीक है। और यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप जो लोड होगी वो कितना होगा, कैपिटल आई आर। तो ईएमएफ जो इसका है वो देखिए, जो ये पोटेंशियल टर्मिनल डिफरेंस वो वी इज इक्वल टू आई आर, ठीक। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस जो असल में है वो क्या होती है, जब ये इसके दरमियान जो ईएमएफ होता है, जब करंट नहीं ड्रॉप करते हैं उसमें से जब करंट बहने लगती तब पहले करंट कोई नहीं होती, जब करंट बहने लगती है ये पोटेंशियल ड्रॉप होता है, लेकिन इट इज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दिस डायरेक्शन, तो ईएम में से वो माइनस होगा, ठीक है ना। सो टर्मिनल पोटेंशियल विल बी इक्वल टू वी, ठीक है, दैट इज इक्वल टू ईएमएफ में से कट हो गया कितना, आई आर जो इनसाइड द सेल हो गया, ठीक है ना। ये डिस्चार्जिंग की इक्वेशन है जब सेल डिस्चार्ज हो। अगर याद रखो अगर चार्जिंग, क्योंकि जो प्राइमरी सेल्स तो होते हैं जो डिस्चार्ज होकर फिर काम नहीं आते, जैसे आप टॉर्च में लगाते हो या ट्रांजिस्टर में लगाते हो, लेकिन जो चार्जेस वाले जैसे मोबाइल में वगैरह में जो चार्ज, उसमें ये डिस्चार्ज होगी, ये चार्जिंग के लिए ये इक्वेशन है ई प्लस आई आर, ठीक है ना, ये याद रखना। अच्छा, अगेन वी ऑल्सो नो दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द जो लोड रेजिस्टेंस है जो बाहर लगी है उसमें आई आर, इन दो को अगर हम कंबाइन करेंगे, इन दो को इक्वेट करेंगे, उसमें से क्या आएगा, आई आर इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। इसको यहां लाएंगे, आई आर इज इक्वल टू आई आर प्लस आई स्मॉल आर इज इक्वल टू ई, आई कॉमन निकालेंगे, आर प्लस आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन दिस ईएमएफ, और आई इज इक्वल टू करंट थ्रो जो लोड होती है दैट इज ई बाय आर प्लस आर, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, ठीक है ना। नाउ मैक्सिमम करंट आई मैक्सिमम कब होगी, जब बाहर से कोई अपोजिशन नहीं होगी, रेजिस्टेंस बाहर लोड नहीं होगा, देन आर इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ सर्किट, हाउएवर इन एक्चुअल प्रैक्टिस इट इज लेस देन दिस आई मैक्स, ठीक है ना। अच्छा, जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, ठीक है ना, उसमें जो रेजिस्टेंस होती है इट इज वेरी स्मॉल, ठीक है ना। लेकिन जो ड्राई सेल्स होती है जो आपके घर में होती है, सेल वगैरह जो होते हैं उनमें ये ठीक ठाक होती है, तो वहां पर हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक सेल में जो ईएमएफ होता है वो बहुत ज्यादा होता है, जो पोटेंशियल ड्रॉप इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है ना, बात समझ में आई। सो दिस वाज अबाउट ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल पोटेंशियल। ये जो आज का ये हमारे पास एक सर्किट है जिसकी हम एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, दो रेजिस्टेंसेस, एक यहां एक यहां, उसके बाद एक और रेजिस्टेंस यहां, उसके बाद दो रेजिस्टेंसेस यहां, ये सेल लगी है जो सिंगल सेल का होता है, पॉजिटिव का लंबा हायर पोटेंशियल, नेगेटिव का छोटा लोअर पोटेंशियल, और उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस दी गई है। पॉइंट ए है ये, पॉइंट बी यानी जंक्शन पॉइंट बी, यहाँ पॉइंट सी और यहाँ पॉइंट डी। ये रेजिस्टेंस दोनों है 4 ओम की, 4 ओम की, ये भी ठीक, ये है 1 ओम की, ये है जी 12 ओम की, ये है 6 ओम की। इसका ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल की ये 1 ओम की, ठीक है। उसके बाद ये जो बैटरी है ये 16 वोल्ट की, इसका नाम 16 वोल्ट, इसमें करंट आई बह रही है, ठीक। ये अब हमें क्या करना है इसका, तो ये करंट बह रही है यहाँ से, यहाँ पर ब्रांचिंग होगी क्योंकि ये पैरेलल सर्किट है, तो कुछ यहाँ करंट जाएगी, कुछ यहाँ,
फिर यहाँ आके दोनों मिलेंगी, फिर करंट आई यहाँ से बहने लगी, सारी करंट जो यहाँ से यहाँ जाने लगी, फिर यहाँ पॉइंट सी पे, तो यहाँ फिर से ब्रांचिंग होगी, कुछ करंट यहाँ जाएगी, कुछ करंट यहाँ जाएगी, ठीक है। अब हम इसके एनालिसिस क्या करना है, पहला पॉइंट इसका है कि हमें निकालना है इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। दूसरा जो पॉइंट है करंट इन ईच ब्रांच, टोटल करंट, दूसरा है टोटल करंट ढूंढना है। तीसरा करंट इन ईच ब्रांच, चौथा इसमें ढूंढना है हमें वोल्टेज ड्रॉप्स, अक्रॉस AB, VAB, VBC, VCD, ठीक है, ये हमें ढूंढना है, ठीक है ना। और हमें क्या ढूंढना है, ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस में यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप वो क्या होता है, और EMF कितना होता है, टर्मिनल पोटेंशियल कितना है, और EMF कितना है, ये भी ढूंढना है, ठीक है ना। तो ये जो सर्किट है इसमें क्या है, पहले हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की निकालेंगे, ठीक। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए देखिए ये दो पैरेलल में है, ठीक, ये दो पैरेलल में, ये तो इसको हम एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाएंगे, ये दो पैरेलल में इसको हम एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाएंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए जो सर्किट होगा ये इक्विवेलेंट क्या होगा, देखिए इनके बदले में ये एक रेजिस्टेंस बनेगी इसके लिए, ठीक है, और इसके लिए भी एक बनेगी, और इसके लिए भी एक बनेगी, वो इन दो का पैरेलल होगा, इन दो का पैरेलल ये, और ये जो ऑलरेडी है 1 ओम की। अब देखिए यहां पर ये जो पहला पार्ट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, पहला पार्ट क्या है, ये 4 और 4 पैरेलल में, सो 4 पैरेलल 4 पैरेलल 4 के ओम के। तो हमें पता है पैरेलल में क्या होता है, R दो जब होती है, R पैरेलल जो इक्वल बनती है R1 इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। तो यहाँ जब फॉर्मूला लगाएंगे दैट विल बी 4 इंटू 4 डिवाइड बाय 4 प्लस 4, दैट विल बी 4 प्लस 16, 4 प्लस 8 दैट विल बी 16 बाई 2, 16 बाई 8 दैट इज इक्वल टू 2 ओम, ठीक है। तो ये बन गई 2 ओम की, ठीक। ये 1 ओम तो है ही बिटवीन बी एंड सी, हो गया ए। अब रही ये दो, ये भी पैरेलल में है, तो ये कौन कौन सी पैरेलल में है, 12 पैरेलल 6 ओम। तो इसका क्या आएगा 12 इंटू 6 डिवाइड बाई 12 प्लस 6। जब इसको कैलकुलेट करेंगे ये आएगा 12 इंटू 6 ओम, ठीक है, 12 इंटू 6 18, 6 3 3 4, सो इट विल बी 4 ओम, ठीक है। तो ये 4 ओम आ गए। अब ये जो हमें बन गया ये पहला था, उसको हमने ये बना दिया। अब क्या क्या है, अब दो इसकी, ये तो एक है ही और इसकी निकली 4, तो ये सीरीज में है। तो इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे करेंगे, तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसकी पूरे बिटवीन पॉइंट ए एंड डी जो रेजिस्टेंस होगी RAD, क्योंकि वो सीरीज में है, ये सीरीज में है तो ये सारी ऐड होगी, तो कितना होगा, इसके बदले में ये आ गया 2 प्लस 1 प्लस 4 दैट इज 7 ओम। तो ये आ गई इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। अब उसके बाद टोटल करंट, अब टोटल करंट इन द सर्किट, उसमें हम क्या करेंगे, देखिए जी, टोटल करंट इन द सर्किट, वी नो दैट करंट जो होती है, करंट क्या होती है, वी नो दैट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, ठीक है, V इज इक्वल टू IR। नाउ V इज इक्वल टू IR, ठीक है ना। तो अगर करंट ढूंढनी है तो ये रिलेशन निकालनी पड़ेगी V बाई R, ठीक है। तो अब इसकी सर्किट की रेजिस्टेंस क्या थी, ठीक है ना। देखिए हमने टोटल रेजिस्टेंस देखी इसकी, ये कितनी है 7, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक 7 ओम। लेकिन यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस की भी है, ठीक। जब टर्मिनल पोटेंशियल निकालेंगे तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस भी, यहाँ पर भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ठीक है ना। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी सर्किट की, R जो होगी, सो टोटल रेजिस्टेंस R ऑफ द सर्किट विल बी इक्वल टू दैट इज 7 जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी प्लस जो सेल की अपनी रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस दैट विल बी 8 ओम। सो टोटल करंट विल बी, अच्छा टोटल करंट क्या होगी, अब टोटल करंट होगी तो पोटेंशियल कितना है हमें, यहाँ पर कितने हमें EMF सेल का है 16 वोल्ट, ठीक है। तो टोटल EMF 16 है, सो करंट I विल बी 16 डिवाइडेड बाय दिस R दैट विल बी 8 दैट इज एम्पियर, दैट इज 2 एम्पियर।
तो इस सर्किट में जो है टोटल करंट कितनी जा रही है, I इज इक्वल टू 2 एम्पियर, ये यहाँ चली जाती है। अब उसके बाद क्या है, करंट इन ईच ब्रांच। अब देखिए ये जो 2 एम्पियर है जब यहाँ पहुंचेगी तो चूंकि ये क्या है पैरेलल में, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस सेम है, तो करंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। सो करंट इन दिस बिटवीन दिस रेजिस्टर एंड दिस रेजिस्टर, सो करंट इन दिस क्या होगा, देखो चूंकि 2 एम्पियर है, एक यहाँ चली जाएगी, एक यहाँ चली जाएगी, क्यों, इक्वल रेजिस्टेंस है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, बिकॉज वी नो दैट करंट इन पैरेलल सर्किट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अगर इस ब्रांच में I1 जा रही है, इस ब्रांच में I2 जा रही है, सो I1 by I2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या हमारी 4, उसकी भी है, एक की भी है, दूसरी की भी है, ठीक है ना, क्योंकि फॉर्मूला ये I1 by I2 इज इक्वल टू R2 by R1, क्योंकि दोनों सेम है। सो I1 विल बी इक्वल टू, दिस विल बी 1, दिस विल बी I2, ठीक, बट I इज इक्वल टू टोटल करंट क्या है, I1 प्लस I2, सो I विल बी इक्वल टू, चूंकि I1 सो दिस विल बी 2I, ठीक है। नाउ I कितना हमने टोटल तो करंट देखा हमने यहाँ पर 2 एम्पियर, सो 2 विल बी इक्वल टू 2I1, सो I1 विल बी इक्वल टू 1 एम्पियर विच इज इक्वल टू I2, ठीक है ना। तो इसमें से कितनी जा रही है, 1 एम्पियर इसमें जाएगी और 1 इसमें जाएगी, ठीक है बेटा। नाउ यहाँ पर चूंकि यहाँ आ रही है तो बिटवीन B एंड C इस रेजिस्टर में कितना होगा एम्पियर, करंट बिटवीन BC वो भी होगा, बिस्मिल्लाह। अब देखिए यहां से 1 ओम करंट आई, यहां से 1 एम्पियर करंट आई, यहां से 1 एम्पियर, ठीक। तो अब यहां दोनों मिलके ये जो यहां रेजिस्टेंस है बिटवीन B एंड C 1 ओम की, उसमें कितना करंट होगा, BC में 2 एम्पियर, ठीक है, 2 एम्पियर BC में 2 एम्पियर करंट, ठीक है। अब आ गई बात यहाँ इस सर्किट है, ठीक है ना, इससे जो सीरीज है, तो अब जब करंट यहाँ 2 एम्पियर आ रही है तो अब यहाँ पर ब्रांच होगी, तो कुछ यहाँ मिसाल के तौर पर I3 जाएगी, यहाँ I4, चूंकि ये पैरेलल सर्किट है, सो रेशियो ऑफ द करंट्स विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंसेस, सो I3 by I4 विल बी इक्वल टू R4 क्या हमारा 6 एम्पियर, 6 ओम, सो 6 डिवाइडेड बाई दूसरा है 12, ठीक है, सो 1 जा 2 जा, सो I3 2I3 बाई क्रॉस मल्टीप्लाई विल बी I4, ठीक है। सो वी नो दैट टोटल करंट कितना है I, ठीक है ना, वो क्या होगा I3 जो ब्रांचिंग हो गई प्लस I4। अब I3 का यहाँ I4 का वैल्यू देंगे 2I3, सो I3 प्लस इसके बदले में 2I3, सो I विल बी इक्वल टू 3I3, ठीक है ना। नाउ I कितना है हमें पता है, टोटल करंट 2 है, 2 एम्पियर, सो 3 by I3, सो 2 by 3 विल बी इक्वल टू I3। तो I3 यहां से कितनी जाएगी, यहां से जाएगी, इट विल बी 2 by 3 एम्पियर, 2 by 3 एम्पियर यहां से चली जाएगी, ठीक है। अब I1 कितना निकलेगा, I4 कितना निकलेगा, I4 क्या होगा, I4 होगा आपका ये 2 into I3 कितना है 2 by 3, सो दैट इज 2 2 4 by 3 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ कितनी जाएगी 2 by 3 एम्पियर, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, तो ये यहाँ पर ये करंट हमने देखी, ठीक है, ये हो गया, पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ पर। अच्छा, अब रही बात तो करंट हमने देखा इसमें भी यहाँ पर भी, यहाँ पे। अब हमें क्या देखना है, करंट इन ईच ब्रांच, वोल्टेज ड्रॉप AP BC एंड CD, ठीक है ना। अब वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन A एंड B, देखिए ये पैरेलल है दोनों, बात समझ में आई, तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा सेम, क्योंकि पैरेलल 2 ही पॉइंट है तो वोल्टेज ड्रॉप सेम होगा। तो टोटल करंट कितनी है I, वो है टोटल करंट कितनी है 2 एम्पियर इस ब्रांच में, ठीक है ना। सो पोटेंशियल ड्रॉप टोटल वोल्टेज विल बी सेम, सो करंट यहाँ पर कितनी है 1 एम्पियर, यहाँ पर भी 1 एम्पियर है, ठीक है ना। सो व्हाट विल बी टोटल पोटेंशियल ड्रॉप, सो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन A एंड B, तो 2 पॉइंट है तो करंट कितनी आ रही है 2 एम्पियर, एक नहीं, टोटल इसमें नहीं हमें देखना पोटेंशियल ड्रॉप, हमें बिटवीन A एंड B देखना है। तो टोटल करंट कितनी है 2 एम्पियर, और ये जो रेजिस्टेंस कितनी है इसकी हमने देखा है, दैट इज 2, ठीक है ना। सो पोटेंशियल ड्रॉप VAB
दैट इज पोटेंशियल इज इक्वल अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला V इज इक्वल IR। करंट कितनी है हमारी 2 एम्पियर और रेजिस्टेंस कितनी है, रेजिस्टेंस इन दोनों की है जो हमने यहां पर निकाली 2 ओम। सो इट विल बी 4 वोल्ट्स। ठीक है, अब रही यहां ये वाली बिटवीन B एंड C। अब BC में क्या है, BC की रेजिस्टेंस 1 है और करंट टोटल आई जा रही है दैट इज 2 एम्पियर। तो वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन ये हो गया, ये वोल्टेज ड्रॉप ये हमने कैलकुलेट कर लिया। वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन AB को 2A इंटू उसकी एम्प करंट कितनी जा रही है और ये रेजिस्टेंस क्या है, तो दैट इज 4 वोल्ट बिटवीन BC। तो BC में क्या है, उसकी देखिए से उसकी रेजिस्टेंस 1 है और करंट टोटल जा रही है I 2 एम्पियर। सो दैट विल बी करंट दैट इज 2 एम्पियर इंटू उसकी रेजिस्टेंस 1 ओम। सो दैट विल 2 वोल्ट। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये वाली ब्रांच बिटवीन C एंड D। सो VC एंड D वो कितना होगा, VC एंड D। देखिए यहाँ करंट कितनी जा रही है 2 एम्पियर, लेकिन इसकी जो इक्वल रेजिस्टेंस हमने देखी तो वो कितनी है 4। ठीक है ना, सो करंट 2 एम्पियर और वोल्टेज 4। सो इट विल बी 2 एम्पियर इंटू इसकी इक्वल रेजिस्टेंस 4 है, 4 ओम, 2 4 सा 8 वोल्ट। ठीक है, सो टोटल जो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस यहां से यहां तक बिटवीन A एंड D, ठीक, वो कितना हो गया VAD हो गया आपका। सारे वोल्टेज ड्रॉप 4 + 2 + 8 कितना हो गया 4 + 2 + 8 वो हो गया 14 वोल्ट्स। ठीक है ना, अब देखिए 14 वोल्ट्स यहां से यहां तक बैटरी कितनी है 16, ये तो नहीं आया, वो कहाँ चला गया, वो जो इंटरनल रेजिस्टेंस में अंदर से वो ड्रॉप होता है, ये होगी टर्मिनल पोटेंशियल। ठीक है ना, बात समझिए, टर्मिनल पोटेंशियल आ गया 14 वोल्ट। तो अंदर से कितना ये ड्रॉप हुआ है, अंदर से आपका ड्रॉप हुआ है ये IR। तो I करंट जा रही पूरी 2 एम्पियर और ड्रॉप कितना होगा 1 × 2। सो जो इंटरनल रेजिस्टेंस में ड्रॉप होता है दैट इज IR, वो कितना है, उसकी रेजिस्टेंस करंट जा रही है टोटल वो जाएगी दैट इज 2 एम्पियर, उसकी जो रेजिस्टेंस है 1 ओम दैट इज 2 × 1 दैट इज 2 वोल्ट। देखिए टोटल अगर फिर से ऐड करेंगे 2 8 ये हो गया 14 + 2 दैट इज 16। ठीक है ना, सो 16 हो गया हमारा ये। ठीक है भाई, so this was it, thank you।